नमस्कार, मैं सोनम सहगल केवी स्टूडियो में आपका स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच किशनगंज जिला के राजद अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष इंजीनियर फरहान अख्तर मौजूद है। चलिए इनसे आज हम जानते हैं कि इन्होंने राजनीति को क्यों चुना। पहले तो पेशे से तो ये इंजीनियर रहे हैं, लेकिन इन्होंने राजनीति की राह क्यों चुनी, चलिए इनसे जानते हैं। नमस्कार फरहान जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे दर्शक को कुछ अपने बारे में बताएं। बेसिकली मैं किशनगंज ज़िला का रहने वाला हूं और 2015 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। उस बीच इंजीनियरिंग से पहले भी एक राजनीति का शौक़ हमेशा रहा, क्योंकि मेरे वालिद जो हैं 1972 से बहुत ही अच्छे स्पोक्समैन थे वो, और 1972 से लेके 2005 तक उन्होंने बहुत सक्रिय राजनीति की, जिस वजह से उनको किशनगंज ज़िला में एक बेहतर प्रवक्ता के भी नाम से जाना जाता था। और बड़े बड़े मंच पे उन्होंने जो है अपना स्पीच दिया, अपना भाषण दिया। तो उनको देख के कहीं ना कहीं एक बार मुझे हमेशा एक बोलने का, मंच पे एक स्टारडम का मुझे शौक़ था, और राजनीतिक मेरा हमेशा पहली प्रायोरिटी रही। तो मैं कहीं अपने बायोडाटा पे भी अगर लिखता था तो मैं राजनीतिक नीचे में कॉलम में हॉबी में पॉलिटिक्स ज़रूर लिखता था, जिस वजह से मुझे कहीं ना कहीं नौकरी में भी इस फील्ड से जो है मुझे इस सेंटेंस से मुझे प्रॉब्लम महसूस हुआ। तो मैं अपने फादर से इंस्पायर्ड हूँ। फरहान जी, आप हमें ये बताएं कि राजनीति की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आप इस फील्ड में कब आए? 2015 में मेरा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ। 2014 में जब विधानसभा 2015 में चुनाव हो रहा था, ऐसे तो मैं कांग्रेस के लिए जो है नगर में सक्रिय राजनीति कर रहा था स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन 2015 में मुझे एक ऑफ़र आया। एक नई पार्टी बिहार में उस वक्त लॉन्च की थी। ऐसे तो उस नेता को आज के वक्त में भी और उस वक्त में भी सब जानते थे, पप्पू यादव जी। उनकी जो पार्टी थी जन अधिकार पार्टी, तो उनके जो यहाँ जिलाध्यक्ष हुआ करते थे श्री स्वर्गीय मुन्ना मुश्ताक, जो कि मंत्री भी रह चुके हैं और इस इलाका में काफ़ी नाम भी उनका। उनके जो बड़े पुत्र हैं वो भी बेसिकली इत्तेफाक ये भी था कि वो भी इंजीनियर थे, तो वो उनके पार्टी से जिलाध्यक्ष बने थे और वो उनके पार्टी के कैंडिडेट भी किशनगंज से थे। तो अचानक उनको बताया गया मेरे बारे में, और वो मुझसे मिलने के लिए अचानक, इनसे पहले हमारी कभी मुलाकात हुई नहीं थी। तो हम लोग ने अचानक, वो मेरे जब घर आए तो हम मिले, उनसे शॉक्ड हुए कि वो अचानक मेरे घर आए हैं। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया मुझे, मैंने अपना उनका इंट्रोडक्शन दिया। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे उस वक्त कुछ एक अजब जुनून सा लगा। एक मुझे महसूस हुआ कि जो अभी के हालात में राजनीतिक चल रही है, उस वक्त वो राजनीतिक थोड़ा डिफरेंट था। मुझे लगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म से अपना नाम बना सकता हूँ, अपनी पहचान बना सकता हूँ। तो 2015 में मुझे युवा अध्यक्ष के लिए चुना गया उनके पार्टी से। तब से मैंने अपनी राजनीतिक जीवन वहाँ से शुरू की। तो हमें ये बताएं कि आप राजद कैसे ज्वाइन कर लिया? राजद, देखिए, बिहार में अगर आप रहती हैं तो कहीं ना कहीं जितनी भी यहाँ पे राजनीतिक दल है, जो भी अलग अलग अपने सियासी परचम से राजनीति करते हैं, तो लालू यादव से कहीं ना कहीं सब इंस्पायर्ड है। और जितने भी किशनगंज में, बिहार में जो दिग्गज नेता हैं, लालू यादव जी कहीं ना कहीं उनके आइडल रहे हैं। मुझे मौका मिला राजनीतिक शुरू करने से एक मंच से, उसके बाद जो आइडियोलॉजी लेके मैं उस पार्टी में आया था, कहीं ना कहीं मुझे पुरानी होने के बाद मेरी मेहनत, ऐसा मुझे लग रहा था कि मेरा मेहनत वेस्ट जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि बिहार के जितने भी युवा हैं उनको वैचारिक राजनीति करना चाहिए, अपना एक आइडियोलॉजी होना चाहिए। मेरा आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रहा था। उसके बाद लालू जी से मैं इंस्पायर्ड था, क्योंकि जब वो रेल मंत्री चुने गए थे तो आपको किशनगंज रुई धांसा मैदान में एक उनका सभा हुआ था। तो उस सभा में मैं उस वक्त बहुत छोटा था, तो भीड़ भाड़ होती हैं, आप देखते हैं जनसभा में, जन सैलाब में, तो उस हाइट में मैं पहुंच नहीं सकता था, क्योंकि स्टेज से दूर आप देखती होंगे कि बांस का बैरिगेड रहता है। तो उस बैरिगेड तक पहुंचने के लिए मैं अपनी साइकिल लेके गया, और अपने जेब में मैं एक छोटा रस्सी लेके गया था। उस साइकिल को मैं उस बैरिगेड से बांध के और उस पर खड़ा होकर मैं लालू जी का स्पीच सुना था। तो लालू जी की दीवानगी मेरे दिल में तब से थी। उसके बाद तेज प्रताप जी, जिस तरह से जिनको नेता प्रतिपक्ष, युवा सम्राट भी कहा जाता है, तो मुझे राजनीतिक में जब मुझे लगा कि मैं अपना प्लेटफॉर्म एक बेहतर राजनीतिक अपने समाज के लिए कर सकता हूं, क्योंकि राजनीतिक अगर आप कर रहे हैं तो अगर आपका समाज और आप अपने इलाके के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर मेरा मानना है कि आपको राजनीति करना बेकार है। तो राष्ट्रीय जनता दल को मैंने इसलिए चुना। और मुन्ना मुश्ताक जी जो है मेरे किशनगंज में जो है वो आइडियल रहे हैं राजनीतिक में, तो मैं उनसे हमेशा इंस्पायर्ड रहा हूँ। जहाँ आपके बारे में हम लोग सुना गया है कि आप किशनगंज जिला के आरजेडी के सबसे कम उम्र के जिला अध्यक्ष हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी,
ये तो सही बात है कि किशनगंज बिहार के जितने भी अल्पसंख्यक मोर्चा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं 38 डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे कम उम्र के जिला अध्यक्ष जो है ये मैं ही चुना गया हूँ। और इससे मैं कोई प्राउड फील नहीं करता हूँ। मुझे खुशी है इस बात की, मैं खुशी जाहिर कर सकता हूँ कि शायद मेरे प्रदेश अध्यक्ष को या जो मेरे यहाँ के नेता हैं उनको शायद मेरे अंदर जो है कुछ खूबी दिखी होंगी, इसलिए मैं इस जगह पे चुना गया हूँ। जैसा कि हम जानते हैं अभी चुनाव का वक्त चल रहा है, तो इस चुनावी माहौल में राजद की क्या भूमिका रहेगी? बेशक राजद की भूमिका सबसे अहम रहेगी, क्योंकि जैसा कि आप जान रही हैं, आप खुद मीडिया लाइन से जुड़ी हुई हैं, आपको पता होगा कि तेजस्वी जी को बिहार में आने वाला वक्त का जो बिहार का मुस्तकबिल है वो तेजस्वी यादव जी, मेरी ये कामना है, मेरी शुभकामनाएं हैं इंशाल्लाह कि वो तय करेंगे। और किशनगंज राजद किशनगंज का एक पुराना घर रहा है, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़े दिग्गज नेता गुजरे हैं, स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन जी, मुन्ना मुश्ताक जी, ये सब राजद के एक चेहरे रहे हैं। तो इंशाल्लाह किशनगंज चारों विधानसभा से हमारी दावेदारी होगी और किशनगंज विधानसभा से नन्हे मुश्ताक जो मुन्ना मुश्ताक जी के पुत्र हैं वो सबसे मजबूत दावेदार यहाँ से हैं। जैसे कि अभी चुनावी माहौल चल रहा है और किशनगंज अल्पसंख्यक बहुमूल्य क्षेत्र में से आता है, तो आपका इस क्षेत्र में कैसा लड़ाई लड़िएगा आप? सीमांचल किशनगंज सीमांचल इलाके में आता है। सीमांचल बहुमूल्य अल्पसंख्यक बहुमूल्य इलाका है और बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान में जो यहाँ का जो सियासत होती है उस सियासत का मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चुनावी माहौल ऐसा गर्म है कि बड़ी बाहर की भी पार्टी यहाँ एंट्री कर चुकी है। तो सीमांचल की सियासत थोड़ी अलग होती है। यहाँ हमारी लड़ाई, ऐसे भी आरजेडी एक वैचारिक पार्टी है, आरजेडी के हमारी लड़ाई जितनी भी सांप्रदायिक ताकत है, हम लोग सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते हैं। और किशनगंज की अगर बात करें तो किशनगंज में हमारी एनडीए के साथ तो लड़ाई है ही। एनडीए के साथ यहाँ हमें सबसे बड़ी जो सांप्रदायिक है, मैं एक मुसलमान हूँ, एक मुसलमान होने के नाते कहता हूँ कि यहाँ हमारी लड़ाई सबसे ज़्यादा MIM पार्टी से है। जो कि मेरा मानना ये है कि अगर बीजेपी हिंदू की बात करती है तो आप मुसलमान की बात करते हैं। जब तक ये धर्म को हटा के बात नहीं करेंगे तब तक ये पार्टी किसी एक की नहीं हो सकती है। आप एक समुदाय की बात यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो हमारी यहाँ लड़ाई जो है वो सबसे पहले जो है वो MIM पार्टी से है। तो फरहान जी, आप बताएं कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में आए तो हमारे किशनगंज में किस तरह का विकास हमें देखने को मिलेगा? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है अगर, तो 74 साल से जो राजनीतिक हो रही है वो रोटी कपड़ा मकान, जी, हम लोग यही राजनीतिक देख रहे हैं। और किशनगंज की जो राजनीतिक है, इवन की सीमांचल की जो राजनीतिक है, डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ आप देखती होंगी कि सिर्फ सिलपट लगता है। रोड बने या ना बने, शिलान्यास हो जाना चाहिए, विकास हो गया, राजनीतिक हो गई। और इलेक्शन के दौर में ये आपको जो है सोशल मीडिया का एक ट्रेंड बन गया है। तो हमारी जो, मैं एक अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष हूँ आरजेडी का, तो मैं सबसे पहले आवाज़ उठाऊंगा अल्पसंख्यक के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ केवी स्टेडियम के माध्यम से कि किशनगंज में जो मारवाड़ी कॉलेज है, इकलौता ये एक ऐसा कॉलेज है, किशनगंज से इंटर के जो विद्यार्थी होते हैं वो सालाना 1.5 से पौने 2 लाख स्टूडेंट जो है एलिजिबल होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन किशनगंज मारवाड़ी कॉलेज शहर का इकलौता कॉलेज है जिसमें 6000 सीट है। 6000 वहाँ आप ले लिए 1.5 लाख में, उसमें 20,000 स्टूडेंट, 25,000 स्टूडेंट आप फेल रख लीजिए कि वो फेल कर गए। 1,20,000 स्टूडेंट की मैं बात करता हूँ तो 6,000 स्टूडेंट मारवाड़ी कॉलेज में आ गए सीट में। बाकी किशनगंज में और जितने भी कॉलेज हैं प्रखंड ब्लॉक में 10,000 आप स्टूडेंट वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 10,000 स्टूडेंट को जिनके माता पिता सक्षम हैं बाहर पढ़ाने के लिए, वो बाहर चले गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है या यहाँ इस इलाके के नेता ने सोचा है कि उन 1 लाख स्टूडेंट का क्या होता है? मजबूरी में उन्हें अपनी पढ़ाई को बंद करना पड़ता है। अगर आरजेडी की सरकार आती है तो बेशक किशनगंज में हम लोग एजुकेशन फैसिलिटीज़ में सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और यहाँ एजुकेशन पे सबसे पहले ध्यान देगा, क्योंकि इस बार पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। जैसा कि हम जानते हैं कि किशनगंज सीमांचल एरिया है और यहाँ से ज़्यादातर मजदूर बाहर काम करते हैं, और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब आपकी सरकार आएगी तो क्या इनके लिए कुछ करेंगे या फिर बस आपका जो घोषणा ही रह जाएंगी? नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मैं आपको बता दूं कि आपने फिर से एक बार बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं इस पे बात करता ही। किशनगंज सीमांचल, किशनगंज ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार ही नहीं, किशनगंज ही नहीं, दुनिया में नंबर 1 पिछड़े इलाकों में अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद आपको हमारा ये इलाका जाहिलियत में, इवन कि सबसे ज़्यादा पलायन जो है वो हमारे शहर के लोग करते हैं। तो बेशक यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे जो है सरकार ठगी है
और आज तक जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि उस चीज़ पे खड़े नहीं उतर सके। बेशक हमारी सरकार अगर आती है तो हमारी सरकार पुरजोर जो है ये कोशिश करेगी कि यहाँ उद्योग हो, क्योंकि इससे पहले भी जो यहाँ पे है बहुत जूट मिल के नाम पे या इसके नाम पे या झूठ मिल कह दें आप, इसके नाम पे जो है यहाँ के लोगों को, यहाँ के अल्पसंख्यक समाज को ठगा गया है। हमारी सरकार बेशक ऐसा कुछ करेगी कि जिससे कारण एक यहाँ पे आपको एक समाज में एक स्टेबिलिटी आएगी। किशनगंज कहीं से भी गरीब इलाका नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। अगर किशनगंज को कोई गरीब इलाका कहता है तो मेरा मानना है कि ये गरीब इलाका नहीं है। आप अनानस की बात कर लीजिए, किशनगंज एक ऐसा शहर है, या अब बगल में यहाँ विधाननगर है, अनानस की खेती वहाँ होती है, किशनगंज में भी होती है। यहाँ से माल आपको मुंबई जाता है, एक्सपोर्ट होता है, हर कुछ जाता है। आप चाय पत्ती की ले लें, यहाँ से चाय पत्ती की खेती दार्जिलिंग तक शुरू होती है, चाय पत्ती का उद्योग है, पान की खेती है, मकई बड़े पैमाना पे यहाँ पे उपजाऊ की जाती है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ आती है और आपको जो इसका हब है वो दालकोला है। दालकोला में यहाँ से माल अपने किसान ले जाते हैं और मुझे नहीं लगता है कि वो उचित दाम में बेचते हैं। बड़े बड़े बिचौलिया इसमें बीच में पड़ के बेचारे किसान को उपजाए अपना उनको पैसा निकालना है, क्योंकि जिस तरह से वो कर्ज लेते हैं बैंक से और फसल के वक्त में जिस तरह से वो फसल उपजाते हैं, क्योंकि उनको तो अपना पूंजी निकालना है। तो हमारी सरकार अगर आती है तो बेशक ये सब चीज़ पे सबसे पहले प्राथमिकता देगी और इसके लिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ बनाया जाएगा कि हमारे किसान भाई जो हैं वो बड़े से बड़े पैमाने पे उद्योग कर सकें। अनुदान हमारा हक है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल सरकार अगर बनती है, अगर बिहार में वो आती है 2020 में, तो हमारी पार्टी अनुदान पे नहीं, पहले रोज़गार पे भरोसा करेगी और रोज़गार दिलाएगी। और आत्मनिर्भर जो डेफिनेशन निकला है वो डेफिनेशन बताया जाएगा कि आत्मनिर्भरता कैसे होती है। जब आपके पास रोज़गार होगा, आपके पास सैलरी आएगी, तो बेशक आप अपनी अच्छे जीवन के बारे में सोचेंगे, अपने बच्चों के अच्छे शिक्षा के बारे में सोचेंगे। तो हमारी सरकार जो है वो अनुदान से पहले रोज़गार की बात करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद फरहान जी। मैं अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि मैं आपको भी और केवी स्टूडियो को भी और सारे उसके क्रू मेंबर को और स्पेशली रोशन सर जी को, डॉक्टर रोशन कुमार जी को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। मैं किशनगंज ज़िला में हूँ, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से बराबर हम लोग आपको देखते रहते हैं। जिस तरह से आपने ये एक मंच बनाया है और ये प्लेटफॉर्म बनाया है कि युवाओं को एक नया हिम्मत मिल रहा है केवी स्टूडियो के थ्रू, और एक प्लेटफॉर्म, एक मंच दे दिया है आपने कि वो आए और अपनी बात रखें और एक नई पहचान उनको मिल रही है। तो रोशन कुमार जी, आपके इस नेक कार्य को मेरा दिल से सलाम और प्रणाम।